Hello everybody, welcome to our channel Dream University and as we all know कि ये जो हमारा बैच है हिस्ट्री का उसकी आज स्टार्टिंग एंड आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्लास टुडे. So as I have written, Dream University welcomes you all to the batch of history of 2023 and we wish you all good luck. ये बैच किस चीज के बारे में आपको सबको पता होगा, ये मास्टर्स हिस्ट्री एंट्रेंस के बारे में है जो सीवीटी है और उसमें जो भी हम लोग मतलब जिन लोगों को इस बैच के बारे में नहीं पता है उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें हम लोग मतलब एक तो लाइव क्लासेस आपको देंगे और लाइव क्लासेस के अलावा वी विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग यू डेली टेस्ट एंड विल बी टेकिंग डाउट क्लासेस और अलग से आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कांटेक्ट करके तो वो भी आपको दिया जाएगा, है ना. और कोई भी मतलब क्वेरी होती है तो वो भी, और आपको सारे पीडीएफ दिए जाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट बुक्स के, और नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा और वो नोट्स आपको अवेलेबल भी कराए जाएंगे, है ना. तो यही है, क्योंकि क्या है कि जब आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ना. आप कितना भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत बार एंट्रेंस क्रैक नहीं होता है. So that comes with experience, that comes with solving papers, that comes with solving as many questions as you can. So जो भी ये बात ज्वाइन करेंगे, I am Devanshi Kaushik. So I will be, and I'm I'm almost done with my masters in history from DU, and I did my graduation from DU too. Many of you might be knowing it by now. I uploaded so many videos earlier on the same platform, Trib University. Okay, so ये हमारी फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है. इसके अलावा फिर भी कोई एनरोल करना चाहता है, so it's always open. You can always contact them. Enroll yourself in this batch. Okay. So अभी मैं जो फर्स्ट क्लास लेने वाली हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक से मैंने लिया है स्पेसिफिकली, because this is my pattern of teaching that I teach topic wise. I don't teach like in a certain way कि like ancient ही पहले पढ़ाना है या medieval या modern. So I take up modern history first क्योंकि वो सबसे ज्यादा important होती है एंट्रेंस के बेसिस पे, तो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा उसको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा है. That's why I started with modern history and the topic is also a very important topic. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैचिंग आ जाती है कि भाई आपको 3-4 रिफॉर्म मूवमेंट का नाम दे दिया जाएगा, या जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज नाम दे दिया, उसके साथ उसका ईयर दे दिया, या उसकी जो मेजर लीडर हैं उनको दे दिया, है ना. तो आपको वो बताना पता होना चाहिए कि किसका लीडर कौन है, क्या ईयर है ना, क्या उनके मेन मोटिव है ना. तो मेनली आपको यही पता होना चाहिए इसमें. बट ऑफ कोर्स डिटेल इंफॉर्मेशन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ जाती है और कभी कभी एमसीक्यू में भी और भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं. तो इस इन नोट्स में, ये जो नोट्स में जिनके थ्रू आई एम टीचिंग यू ऑल, सो आई हैव इनकलकेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, सो ये काफी जगह से इनकलकेट करके ये नोट्स हैं. तो this has everything basically which you need to study to prepare this topic. Okay, so let's begin with it. I hope you all gonna understand it and you're always free to ask your queries. I'll also conduct a separate doubt class for every topic. Okay, so it's all it will be a dialogical thing. Okay, I don't like monologues where even only I am speaking और बाकी लोग आराम से मतलब बस सुन रहे हैं या कुछ पूछ नहीं सकते. तो आप पूछिए, आप इजी से इजी चीज भी पूछेंगे तो मैं कोई आपको जज नहीं करेगा. आप सब कुछ पूछ सकते हैं. आपको कोई वर्ड का भी मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है. सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके लेवल पर जाकर सभी स्टूडेंट, मतलब सबका सेम नहीं होता है, जो होता है मतलब एप्टीट्यूड, तो सबको मतलब काउंट में लेते हुए मैं इस कोर्स को पूरा करवाऊं. सो आई विल बी ग्लैड इफ यू ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग. सो योर पार्टिसिपेशन इज व्हाट I need and that is my main motive कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे समझ पाएं, because समझे बिना रट लेना तो बहुत मुश्किल होता है. So this is my, I'll put my heart and soul in doing that. ठीक है, तो रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी आप लोगों के साथ इसी तरीके से, है ना. और नोट्स तो रहेंगे ही, नोट्स के थ्रू ही मैं पढ़ाऊंगी और वो नोट्स आपको अवेलेबल भी कराए जाएंगे, है ना. सो इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to engage with you people intellectually and even socially sometimes we can. And I hope all of you get admission in DU or whichever central university you aspire to go to. Okay, fine.
done with all the background of the course. Now let's get back to the background of the topic we are concerned here with. So cultural awakening and social reform movement 19th-20th century, सबको पता है ये बात, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, या जिनका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में नहीं है वो भी इस बात को समझ ले कि जो 19th-20th सेंचुरी उस टाइम पीरियड की बात है जब ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई कर चुके हैं इंडिया, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड, ठीक है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उसके बाद का है। तो उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स आए थे 19th-20th सेंचुरी में, ठीक है, रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, कल्चरल अवेकनिंग, मतलब कि लोगों को लगने लगा था कि जो हमारे करंट सोशल कस्टम्स हैं या जो हमारी प्रथाएं हैं, जो चलन है, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, मतलब वो एक सोसाइटी हमारी डेकेडेंट होती जा रही है और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ईविल्स भी हैं, सोशल ईविल, जैसे सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये ठीक नहीं है, तो इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इनके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या सच में ये सब चीजें ठीक है या ये नहीं होनी चाहिए, या इनको हमें हटाना चाहिए अपनी सोसाइटी को एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है। सो we read it out कि during the course of 19th and early 20th centuries there was an all round urge, as I already told you, लोगों में एक जागरूकता पैदा हो रही थी कुछ लोगों में, और वो लोग कौन थे? एडुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, तो मध्यम वर्गीय जो लोग थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने मतलब इंग्लिश एडुकेशन उनके लिए जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है वो अवेलेबल कराई थी, और उसकी वजह से उन लोगों को थोड़ा सा वेस्ट, मतलब जो संस्कृति है वहाँ की, जो कल्चर है वहाँ का, तो उनसे वो लोग काफी रूबरू हुए, काफी they got to know about all the advances in the West, all the developments in the West, the Renaissance and all the enlightened ideas, and you know they were also inspired by the French Revolution that was going in the West. So वो सबसे इंस्पायर होके उनको लगा कि भाई हमारी भी जो सोसाइटी है उसको भी we need to reform, we need to really you know think about it rationally this time, then only any kind of progress is possible for our country India. Okay, ठीक है, तो अब क्या है कि जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास जो कि एजुकेटेड है, तो वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे, तो मोस्टली जो रिफॉर्मर्स हैं वो भी इसी क्लास से आते हैं, बट दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो अपने ये जो विचार हैं, ठीक है, तो ये जो भी रिफॉर्मर है, राजा राम मोहन रॉय हो गए ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, और दयानंद सरस्वती हो गए, तो ये सब जो है किसी ना किसी माध्यम से अपने जो विचार है, so any of the medium they used, they try to disseminate their thoughts, their thinking, and their all the reformist ideas to the public. So ज्यादा से ज्यादा masses तक उन्होंने ये पहुंचाने की कोशिश करी है. So yeah, okay, that was otherwise considered decadent and stagnant. ठीक है, ब्रिटिश रूल उसको decadent और stagnant समझता था कि भाई ये तो रुके हुए हैं एक जगह, ये तो कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे. ओके, अब मिडिल क्लास है वो इन्फ्लुएंस थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, एंड ओके, so the middle class became the catalyst of reforming the Indian society by introducing the concept of rationalism and critical analysis to the natives. ठीक है, तो जो not elite, sorry, जो मिडिल क्लास है वो कैटलिस्ट बना. कैटलिस्ट पता होगा आप लोगों को क्या होता है कि the thing or the person or the substance that became the medium of change, एक माध्यम बने वो लोग, एक कैटलिस्ट बने इंडियन सोसाइटी को पूरे तरीके से रिफॉर्म करने में. ओके, ये सब चीजें उन्होंने रेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है कि आप सोचिए क्रिटिकली, आप किसी चीज को एनालाइज करिए, सोचिए, ऐसे बिल्कुल एकदम से मत मान लीजिए कि हाँ जो है जैसा है यही है ना, तो ये है. तो इस रिफॉर्मेशन के कुछ रीजंस हैं जो ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, हालांकि मैंने अपने बैकग्राउंड में ही ज्यादातर रीजन आपको स्टेट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार तो मैंने अलग से मेंशन इसीलिए करे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए. हालांकि ये जो है मैं ये नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली दिस बैकग्राउंड गोना कम इन योर एग्जाम, बट इस टॉपिक को समझने के लिए, ना कि सिर्फ रटने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है कि किन चीजों से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, क्या चीजें उन्हें बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रही थी, एंड यू नो व्हाट वाज द बेसिक करंट, ओके, बिकॉज ऑफ व्हिच दे स्टार्टेड दिस रिफॉर्मेशन. तो सोशल इविल्स, कास्ट सिस्टम, ठीक है, और जातिवाद है ना, चाइल्ड मैरिज, प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, विडोहुड, ठीक है, तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये ऑल द सोशल इविल्स, ऑल द सोशल इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम, तो ये बहुत ज्यादा मतलब समझ में धीरे धीरे लोगों को आने लगा था कि दीज आर
not to be practiced, and these are not good practices, and they need to be analyzed again कि क्या ये ह्यूमन ग्राउंड्स पर सही है या नहीं। तो इस तरीके की जो सोशल लीवर्स थे इनके बारे में बहुत ज्यादा लोग जागरूक होने लगे, they became aware, and there was a kind of feeling to reform that. Okay, next, मैजिक सुपरस्टिशन और एनिमल सैक्रिफाइसेस, जो इस तरीके की चीजें हैं, ये जो रिचुअल्स हैं या फिजिकल टॉर्चर रिचुअल्स के नाम पे या पूजा के नाम पे, इन द नेम ऑफ वर्शिप, इन द नेम ऑफ रिलीजन, यू आर जस्ट डूइंग एनिमल सैक्रिफाइसेस, बहुत ज्यादा मैजिक सुपरस्टिशन, इन सबसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, उन सबको हटाने का भी प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि these were considered illogical and baseless by the educated reformers. तो social religious reformers ने और मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस किया, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है इन ऑर्डर टू एक्चुअली मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास had undergone, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो मिडिल क्लास थी that underwent this English education, modern education by the British school, so वो लोग ज्यादा अवेयर हो गए थे इस बारे में, so they were the ones who were initiating all these reforms, ठीक है। प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ द वेस्ट, ठीक है, किस किस में से लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आते हैं। एनलाइटनमेंट, रेनेसा, ठीक है, व्हिच आर द रूट्स ऑफ रेशनैलिटी, मतलब कि भाई है ना, कि हर चीज को थोड़ा सा आप दिमाग लगा सोचिए, अगर कोई चीज मैं आपको बोल रही हूँ तो आप वो एज इट इज ना मान ले, उस पर आप सोचें कि क्या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, तो ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको जो भी कुछ बोलेगा आप एज इट इज मान लेंगे, तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, आप अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, आप रेशनलिज्म बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं माइंड से, क्या ये बिल्कुल गलत भी है या ये सही है या इलॉजिकल है, ये बेसलेस है या नहीं है। ओके, सो दीज आइडियाज ऑफ द वेस्ट इन्फ्लुएंस द रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब ये है कि कुछ इंडियंस एट द सेम टाइम दे वांटेड टू डिनाई द वेस्टर्न सुपीरियरिटी, ये कहकर कि जरूरी नहीं है कि जो है वेस्ट कल्चर ही इतना ज्यादा अपलिफ्टेड है, इतना ज्यादा मतलब अपने बायसेस से the western culture has done away with its biases, and they are very much superior in terms of reforms and society, so they just wanted to revive, not reform, revive the religious spirit, and they said that कि religion हमारा already pure था, और ये जो social evils अब हो गए हैं ये बाद में आए हैं, ये कोई पहले से नहीं थे, ये जो बाद में प्रीस्ट ने और लोगों ने इंटरप्रेट किया है उसको थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिया है, बट हमारा जो बेसिक मेन प्योर रिलीजन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सो वी नीड टू गो बैक टू दैट। सो अब चाहे इस तरीके से कर लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, आपको जहां पॉइंट पे पहुंचना है वही पॉइंट पे पहुंचेंगे, सो दैट वाज इट। बट कभी कभी जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते थे, मतलब कुछ चीजें जो है अभी रिलीजन में जो कि काइंड ऑफ रिफॉर्म करवाना, वी ऑल नो दैट रिलीजन ऑफ needs to be reformed at times, okay, with the need of the time, with the need of the period, the need of the centuries. So yeah, anyway, with the introduction of modern press, the reformers were able to जो modern press जो है उसके through जो है वो काफी disseminate कर पा रहे थे, promote कर पा रहे थे अपने thoughts को, है ना, तो इन social evils को हटाने के लिए, तो ये भी एक reason रहा। Britishers justified the colonial modernization with the theory of white man's burden to civilize the Indian, ठीक है, तो उनको मतलब उन्होंने एक तरीके से इसको जस्टिफाई करा कि वो जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं विद द थ्योरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई ये उसको मतलब वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन वो लेके आ रहे थे, बट दे वर जस्टिफाइंग इट थ्रू व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सिविलाइज करना है इंडियंस को। So that is how they were justifying their, the imposition of their own colonial modernization. But I also personally I consider it right. I considered William Bentinck abolishing the sati with the efforts of Raja Ram Mohan Roy. I don't consider it an intervention. It was for good. But yeah, but the motives of the Britishers were not like कि वो बहुत अच्छे हैं और उनको civilize करना है इंडियन सोसाइटी को और बहुत रिफॉर्म लेके आने हैं, they were very worried about the Indian people. No, they just wanted to create their superiority in the minds of the people that we are here, we are your father like figures, you are nobody. So that's a show of power, that's a reflection of power, that was a legitimizing the power of the Britishers of the colonial rule. But it anyway served a good purpose also. Okay. The reform movements were of two kinds, reformists and revivalists. मैंने आपको already बता दिया है, जो reformist हैं वो reformers जो उन्होंने regressive values को, customs को, प्रथाओं को दोबारा से उनको reform करने का सोचा कि भाई ये नहीं होनी चाहिए,
ये जो रिफॉर्म्स है वो रिलीजन में आने चाहिए, ठीक है ना। तो नए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील। रिवाइवलिस्ट वही जो सोचते थे कि भाई जो रिलीजन था हमारा इम्परफेक्ट, कहीं से कहीं तक नहीं था, कोई यूज नहीं थे, और ये बाद में इंट्रोड्यूस करे गए हैं, तो हमें उस प्योर रिलीजन पे वी नीड टू गो बैक टू दैट एंड वी नीड टू just do away with all these imperfections that were added later by the people and the priests and others. So revivalists thought that. So revivalists ने भी अपने अपने moments लाए हैं वो with their own thoughts, with their own motives. Okay, so the first one, अब ये जो है ये आपके एंट्रेंस बेसिस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैंने इसमें हाईलाइट भी करी हैं, वो भी आपको, वो तो मतलब बहुत ही अच्छे से याद रखनी है ना। बट स्टिल इसमें जितना है, प्लीज रिमेम्बर दिस। इसमें से ही क्वेश्चन आता है, सब उस क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक ब्रह्मो समाज जो है वो मतलब when was it founded, who founded it, ठीक है, क्या उसके मेन मोटिव्स है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एज अ फिगर, उनके ऊपर उनके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इनकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने जितनी लिखी है यहाँ पे, सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड करूँ जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस के लिए। सो प्लीज डू नॉट स्किप एनीथिंग फ्रॉम दीज नोट्स, these are already refined. Okay, so सबको पता है, ये तो शायद पता होगा, जिनको नहीं भी पता है कोई बुरी बात नहीं है इससे। So Raja Ram Mohan Roy in 1828, okay, it was founded by him. It was earlier called Brahmo Sabha, okay, पहले उसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था। मेजरली स्पोक अब आइडोलेट्री के अगेंस्ट बोला गया इसमें, ठीक है, और इविल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट बोला गया, प्रीस्टहुड के अगेंस्ट बोला गया। अब ये जो है ना इसके में आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजन है उसके खिलाफ बोला गया कि भाई ये जरूरी नहीं है ना। जो भी सारे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है कि बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस या है ना, या प्रीस्टहुड की भाई जो प्रीस्ट है वही आपको सही सैल्वेशन का पाथ बता सकते हैं, और ओनली द द सो कॉल्ड पंडित्स एंड in every religion you have a priestly class, no, not only in Hinduism. So वो आपको जो है नहीं, जरूरी नहीं है। सो दे नीडेड, दे स्पोक अगेंस्ट ऑल दिस, ठीक है। तो उनको लगता था कि लाइक जो वर्शिप है, जो यू नीड टू वर्शिप, यू नीड टू प्रे, तो आप प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन की, और उपनिषद, दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन द उपनिषद। राजा राम मोहन रॉय उपनिषद पे उन्होंने अपना जो भी उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने अपनी फिलॉसफी को बेस करा है, वो उपनिषद पे किया है, ठीक है। emphasis laid on charity, benevolence, morality, वही जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है ना, उन पे स्ट्रेस किया गया है इसमें, कि लाइक जैसे चैरिटी हो गया है ना, बेनेवोलेंस हो गया, हेल्पिंग ईच अदर, मोरालिटी, पाइटी, ओके, सो दीस वर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। अब है लेटर द लीडरशिप, बाद में उसकी लीडरशिप देवेंद्रनाथ टैगोर ने ले ली थी। कब ले ली थी? 1842 में, यहाँ पे याद रखेंगे। Who was earlier the head of तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। The purpose of both the sabhas were same, we merged the two, ठीक है। अब जो तत्वबोधिनी सभा के वो हेड थे पहले, तो वो उसका भी पर्पस सेम ही था, तो उससे दोनों को मर्ज कर दिया उन्होंने, ब्रह्मो समाज और तत्वबोधिनी सभा को। बाद में केशव चंद्र सेन ने लीडरशिप ले ली। किसने ली? केशव चंद्र सेन ने। कब? 1857 में। ही वाज मेड द, एक्चुअली दीस वर कॉल्ड, जो भी राजा राम मोहन रॉय के बाद आए, द आचार्यस, ऑल द लीडर्स ऑफ द समाज वर कॉल्ड द आचार्यस, सो ही वाज मेड द आचार्य। और इनके टाइम में बंगाल के बाहर भी काफी एक्सपेंड किया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास में, ठीक है। बाद में सेन जो है वो बहुत रेडिकल हो गए, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल सारे ही रिलीजियस स्क्रिप्चर से खुद को कट ऑफ कर लिया, एंड he basically become a what I mean in my not, this is not my thought, as the book says, the scholar says, the historians say that a kind of liberal extremism, okay. So yeah, so he went to that and he staunchly supported intercaste marriages openly. So काफी इनके जो मतलब हर रिलीजन की, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, सबसे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको हटा दिया गया था उसके बाद। तो इस वजह से he was removed from his position in 1865, ठीक है। बाद में क्या है, समाज भी दो डिवीजन में स्प्लिट हो गया था। जो ओल्डर समाज था उसको देवेंद्रनाथ टैगोर he headed it, was called आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि जब केशव चंद्र सेन गए, so when Keshav Chandra Sen was ousted and he was asked to he was removed from his position, तो कुछ लोग जो हैं वो चाहते थे कि भाई जो तरीका केशव चंद्र सेन का है that is correct and it should
be carried forward, but there were so many people who didn't wanted him to be there. So the earlier one, the older Samaj, wanted to switch to the older ways, which were already in practice since till Rabindranath Tagore's time. So they were called the Adi Brahmo Samaj, and the newer one, which was headed by Keshav Chandra Sen, was called the Brahmo Samaj of India. Okay, in 1866. अब बाद में 1878 में क्या हुआ था कि सेन के कुछ फॉलोअर्स ने फिर से उनसे कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि वो बहुत स्टॉन्चली अगेंस्ट थे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस के, रिचुअल्स के, है ना, तो नॉर्म्स के, है ना, तो लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी डॉटर, ही मैरिड ऑफ हिज 13-year-old डॉटर टू द महाराजा ऑफ कूच बिहार, and that too बिल्कुल उन्होंने proper orthodox customs के साथ that marriage was done. So this somewhere made his followers think that he himself isn't following. Basically, they considered him a hypocrite. So they left him, and some of his followers again set up one more branch that was called Sadhana Samaj. Okay, Deen Dayal College was opened in Lahore in 1910 to promote ideas of Brahmo Samaj by Deen Dayal. This is important. Okay, remember it. I mean, read it out once. कि Deen Dayal College जो है वो लाहौर में ओपन किया गया था in 1910. आइडिया किसके? ब्रह्मो समाज के आइडियाज को करने के। अब थोड़ा सा हम राजा राम मोहन रॉय एज अ फिगर, इंडिविजुअलिस्टिक फिगर के बारे में देख लेते हैं, because it's a very important figure when it comes to the social reform movements and social reforms of 19th century. Okay, he was a linguist, a big time linguist. काफी भाषाएं का उनको ज्ञान था, वो काफी भाषाओं में लिखते भी थे। Arabic, Persian, Sanskrit और European languages like Latin, English, French भी उनको आती थी काफी, है ना। तो वही उन्होंने आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजन को क्रिटिसाइज करा है, और उन्होंने वेदास, मतलब काफी वेदास एंड उपनिषद को यूज किया है अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। He used Upanishads to reinvent the already prevalent religious doctrines and pointed at the aspect of humanitarianism in them. मतलब उन्होंने बोला वही जो मैंने आपको बताया था, कुछ ह्यूमन वैल्यूज बताई थी, piety, benevolence, helping each other. So ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, वो बोलते हैं कि उपनिषद में, वेदास में ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, ठीक है, तो उसको वो वैलिडेट कर देते हैं through a religious text, through religious scriptures. He denied the divinity of the Jesus Christ but accepted the humanism of Europe. Okay, तो मतलब वही divinity को exactly deny कर रहे हैं, है ना। अब he strongly professed monotheism. Monotheism क्या होता है? Believing in one God, monotheist. So he strongly he was a believer of monotheism. So this is important. Taking it from Upanishads and thus validating it. Like he says, like this is propounded in the Upanishads. This is given in the Upanishad that monotheism. अभी उनके कुछ वर्क्स के नाम है, गिफ्ट्स टू मोनोथीस्ट 1809, ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन है वेदास एंड उपनिषद का, किसमें? बंगाली में, ठीक है। And it's a basic, of course, gifts to monotheist. I think there's a spelling, it should be S. I mistyped it. There's an error, but this is monotheist. In 1809, a translation of Vedas and Upanishads into Bengali, and it was, of course, आपको नाम से पता चल रहा है कि this was about promoting monotheism. And Percepts of Jesus in 1820, which he separated the miracles and the philosophical moral messages of the New Testament, उन्होंने इनको separate करा, मतलब एक क्या है कि miracles और magic and all. So he separated them from the actual philosophical and moral teachings in the New Testament of Bible. He campaigned, we all know, he campaigned for the abolition of sati very staunchly on humane grounds, on logical grounds, on rational grounds, कि ये गलत है ना, उसको वैलिडेट भी उन्होंने करा कि ये वेदास और उपनिषद में कहीं भी नहीं दिया गया है, और उनकी वजह से ही abolition of sati के लिए जो गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये जरूर याद रखिए, कब? 1829, December 4, 1829 में उसको हटा दिया गया। और कौन से वाइस रॉय ने, कौन से गवर्नर जनरल ने हटाया कोई से भी इविल प्रैक्टिस को, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसको हटाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। Moving forward, he also campaigned against polygamy, ठीक है, keeping more than one wife. Polygamy is that, child marriage, infanticide, मतलब जो girl child को killed even when it is there, or not born before taking birth or after taking birth. So I mean the girl child is killed, basically the fetus is killed, and supported by the female property and supported the female property inheritance. मतलब ये सब उन्होंने oppose किया है, polygamy, child marriage, feticide, infanticide, and और उन्होंने जो मतलब कि भाई girls should also get the share in the property. That's what he kind of put forth.
helped his associate David Hare to found a Hindu college. Okay, so kind of an important point for wrote it. David Hare को उन्होंने help किया था. He was his associate to open Hindu college. कब किया 1817 में. वेदांता कॉलेज उन्होंने खुद एस्टैब्लिश करा था. वेरी इंपॉर्टेंट. 1825 which taught both western and Indian learning. ओके अब ये इन्होंने कुछ इश्यूज पे और भी बोला है इन हिज जर्नल्स एंड एज ही इज अ लिंग्विस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, उसके थ्रू उन्होंने काफी जर्नल्स में लिखा इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एंड पर्शियन में. ठीक है, उन्होंने इश्यूज रेज करे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स बाय जमींदार्स. ओके, ऑल द काइंड ऑफ ऑपरेशन ही स्पोक अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस दैट वर हैपनिंग ऑन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, जो पहले टैक्स नहीं थे, टैक्स फ्री लैंड्स हुआ करती थी, उनके अगेंस्ट. ठीक है, और उनको था कि लाइक जो सिविल सर्विसेज है उसको इंडियनाइज किया जाना चाहिए, उसमें जो है इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए. ट्रेडिंग राइट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं वो खत्म कर दिए जाने चाहिए, उनको अबॉलिश करना चाहिए. इसके लिए ही कैंपेन एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी. ओके, सो मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये है कि उन्होंने हर सेक्टर में ही ऑलमोस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और आपको बिल्कुल जरूर याद रखना है कि कौन कौन से सेक्टर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. नेक्स्ट, यंग बंगाल मूवमेंट might be aware already. Bengal में founded by Henry Weven Derozio, started a new intellectual trend. मतलब ये थोड़ा सा kind of कह सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा on paper है ज़्यादा. It is an intellectual trend. He promoted and kind of epistemological consciousness is the correct term to use. कि उन्होंने एक नया trend use चलाया and he kind of taught and promoted and preached rationality and to reason basically. Okay, drew inspiration from the French Revolution. ठीक है, तो ये सारे जो है कि भाई आपको एनालाइज करनी चाहिए चीजें, आपको सोचना चाहिए, आपको you need to actually rationally think about doing before doing something. So ये सारी जो मतलब attributes हैं ये उन्होंने काफी promote करे as a teacher, है ना. He was a teacher and disseminated ideas like rationality. Already told you, critical analysis of everything, liberty, equality and freedom. Okay, liberty, equality and freedom भी उन्होंने promote किया. He also worked for women's rights and education. जो डेरोजियंस थे, they offered radical abolition of decadent customs. वही जो भी पुराने customs हैं, जो पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं, जो कि अब ठीक नहीं है ना, तो वो उन्होंने उनके अगेंस्ट बोला. और ये जो है इसको यंग बंगाल मूवमेंट कहा गया. ये जो एक ट्रेंड था, एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड है, ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्शियसनेस है ये. हेनरी डेरोजियो वाज आल्सो रिमूव्ड. हिंदू कल्चर को रिमूव कर दिया गया था अपने रिवॉल्यूशनरी और रेडिकल थॉट्स की वजह से 1831 में. ठीक है, डेरोजियंस ज्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाए मासेस को, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा in making people, the best part you could do in order to bring reforms is forcing people to think. Okay, so that is what Derosians did. Next, Pradhana Samaj. Okay, Pradhana Samaj was founded by not much about it. Okay, so इसमें आपको मेनली यही याद रखना है कि किसने स्टार्ट किया था, किस ईयर में, कहाँ पे, और जो है इसके मेन लीडर्स कौन थे और उनके मेन मोटिव क्या थे, है ना. तो मेन तो यही याद रखना होता है. लेकिन कुछ जैसे आर्य समाज है और ब्रह्मो समाज है, इनके थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए मेरे विचार से थोड़ा सा, है ना. अब प्रार्थना समाज को फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन. कब? 1867 में. कहाँ पे? बॉम्बे. बाद में उनके हेडक्वार्टर्स को आई थिंक शिफ्ट कर दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. But let's see, like for say like for time being in Bombay. Okay, that was another. Fine. No, their headquarters were in Bombay itself. Major leaders कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, Paul Socrates of Maharashtra, R.G. Bhandarkar, N.G. Chandravardhan. ये तो मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें मैं क्या ही दूं, बट ये इनके लीडर्स के नाम हैं. You should remember them. Date and the name of the founder, extremely important. Might be आपको ज्वाइन करने के लिए दे देंगे मैचिंग में 4 नाम लिख के कि भाई ये कौन से समाज से, ये कौन से रिफॉर्म मूवमेंट से एसोसिएटेड है, या फिर ईयर दे देंगे आपको, जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड यंग बंगाल मूवमेंट, और चारों के साइड में आपको ईयर्स दे दिए गए, तो आपको ज्वाइन करना है. सो यू नीड टू रियली रिमेम्बर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फोकस ऑन मोनोथिज्म एंड बिलीव दैट ट्रू लव फॉर गॉड लाइज इन द सर्विस ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, है ना. तो वही मोनोथिज्म है ना, कि वही बिलीविंग इन वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही है भगवान. और जो है कि भाई अब जो भगवान के लिए जो एक्चुअली इफ यू वांट टू वर्शिप, अगर आपको सच में प्रे करना है, सो यू शुड सर्व
God's people, I mean human beings. That's the biggest portion. God's children. This is children mistyped. The main agendas were promotion of women education. ठीक है, अभी इनके एजेंडाज है कि भाई विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो मैरिज को इन्होंने सपोर्ट करा है, मिनिमम एज फॉर मैरिज को रेज करने के लिए भी इन्होंने कैंपेन किए हैं और कास्ट सिस्टम को स्टॉन्चली अपोज किया है। तो ये मेन इनके 4 मोटिव्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इन्हीं चारों को आपको याद रखना है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, दिस इज वेरी इजी। रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेजर लीडर्स, रिमेंबर द नेम ऑफ द फाउंडर, रिमेंबर द नेम ऑफ द ईयर, रिमेंबर द मोटिव्स, द मेन एजेंडास। ओके, Going forward to Arya Samaj. Yeah. Okay. So it was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875 in Bombay. है ना? तो ये फाउंडर है इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में किया गया था, कहाँ पर? बॉम्बे में। Later, I mean, I was talking about this. I was having somewhere in mind, so not for Pratham Samaj, but Arya Samaj was later the headquarters of the Samaj was shifted to Lahore, and the basic principles were also revised in 1877 at Lahore only. Okay. सरस्वती ने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था वेस्टर्न आइडियाज को एंड बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ द रिलीजन ऑफ द आर्यंस। ये आप एक तो समझिए रिवाइवलिस्ट है थोड़ी से, नॉट टोटली बट समवेयर, या ओके। सो इन्होंने क्या मतलब इवन स्लोगन भी दिया है जो दयानंद सरस्वती है कि गो बैक टू द वेदास। ओके, गो बैक टू द वेदास। अदर देन दिस दे बिलीव्ड, and specifically दयानंद सरस्वती बिलीव कि ये जो इम्प्योरिटी है, जो सोशल इवल्स आ गए हैं, ये बाद में आए हैं, और जो रिलीजन है, जो मेन उनके हिसाब से जो एक्चुअल रिलीजन है, देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज द आर्यन वाला रिलीजन। ओके, द रिलीजन ऑफ द आर्यंस। सो वो रिलीजन जो है मतलब दैट हैज टू बी फॉलोड एंड देयर इज ओनली वन रिलीजन, देयर इज ओनली वन गॉड। So that is his idea, and we need to just go back to the pure form of religion. We need to go back to the purest form of the Vedas without any intervention by the people, by the priest, and the later interpretation. So we need to go back to that. So then only these evils will be automatically removed, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ नहीं दिया है according to Dayanand Saraswati. And even for that he started Arya Samaj. और उन्होंने भी ऐसा नहीं है, देखिए he spoke against caste marriages. Sorry, not against, for caste marriages, intercaste marriages, and all some social evils, but he said that these evils are not at all promoted, propounded, given, or inculcated in any of the religious scripture. This is a wrong interpretation which people did of those scriptures and those religious texts. So we need to go back to the pure form of those religion and those religious texts, then only we will be able to ward off these evils. ये उनका था कि भाई जब हम प्योर फॉर्म में अपने चले जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब हम अच्छे से उसको ही मानेंगे जो एक्चुअल वो है, तो फिर ये अपने आप हट जाएंगे। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो ये मैंने आपको बता दिया, they believe that all evils that had crept into Buddhism was due to later interventions by the priests and people. ठीक है, so we need to go back to the pure form of religion. They promoted widow remarriage and intercaste marriage, as I already told you. उन्होंने प्रमोट करा, उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ या ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है रिलीजियस स्क्रिप्चर में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, so they worked for bringing the equal status of women. They wanted to give them equal status to the women. Promoted DAV schools, out of which first one was set up in Lahore in 1886. उन्होंने DAV schools को प्रमोट किया है। उनके जो मेजर लीडर्स जो हैं समाज के वो ये हैं, इनका नाम ऑफ कोर्स आई थिंक यू शुड रिमेंबर, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था कि ठीक है, बिकॉज दे बिलीव दैट देयर आर सो मेनी पीपल बिकॉज ऑफ द मिशनरी एक्टिविटीज that which the British are taking care of, or they are sending the missionaries. So उसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज को, उनकी वजह से काफी लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर मे बी इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए कि भाई नहीं, शुद्धि प्योरीफाइंग शुद्धि मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती, लाइक हमने राजा राम मोहन रॉय
के बारे में पढ़ा, since these two figures are very important when it comes to reform movements. पढ़ेंगे थोड़ा सा. Okay. Yeah. रियल नेम इनका मूलशंकर है. He was born in a Brahmin family. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश. ठीक है, ये सत्य प्रकाश एक्चुअली है. ओके, सत्य. ही पब्लिश्ड हिज व्यूज इन सत्य प्रकाश. ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. प्रमोटेड अ कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी फॉर इंडिया. भाई ये जो सोसाइटी है उसमें ना तो कास्ट नहीं थे, क्लासलेस सोसाइटी. ठीक है, और उनको बिलीव करते थे वो कि लाइक देयर इज ओनली वन रिलीजन, दैट इज द आर्यन रिलीजन व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, अब वो ग्लोरियस पास्ट में ही टुक प्राइड इन दैट कि भाई जो हमारा पास्ट है, हिंदुइज्म का पास्ट है, वो बहुत अच्छा है. Sorry, and one needs to take pride in it, है ना, based on the Vedas and criticize. बाद में जो interventions किए गए, inventions किए गए, like Puranas, उन सबको उन्होंने criticize करा. He gave the slogan "Go back to the Vedas." I mean, back to the Vedas. ठीक है, to emphasize the revival of the Vedic purity in the religion. Okay, भाई, you know, we need to get back to the Vedas, the pure form of the Vedas. जातिवाद को, कास्ट सिस्टम को उन्होंने अपोज किया एंड बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द राइट टू वर्शिप. मतलब ये बिलीव किया कि सबका राइट है, एवरीबॉडी कैन वर्शिप, इवन यू नो द अनटचेबल, द कोट एंड कोट, यू नो, दैट वाज demarcated and by the caste system की भाई नहीं कर सकते. तो everybody has a right to worship and everybody has a right to, you know, seek union with the divine. मतलब कि आप, you know, you urge to just go and, you know, with the divine and वर्शिप हिम. तो ये सब लोग कर सकते हैं. और उनके हिसाब से जो शत्रुवर्ण सिस्टम था सोसाइटी का, दैट वाज मोर ऑफ ऑक्यूपेशन बेस्ड rather than कास्ट बेस्ड. तो उसमें ऐसा नहीं था कि भाई कास्ट बाय बर्थ था, उसमें कास्ट जो है वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग दी हुई है. उनको ऐसा वो मानते थे. बिलीव दैट वन हैज टू वर्क फॉर आवर ओन सॉल्यूशन बाय डूइंग गुड डीड्स. उनको था एक तो वो ये सब चीजें कि भाई ये माया है, यू नो, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कि विद इन हिंदुइज्म इटसेल्फ की ये जो आप ऑक्यूपाई करते हैं चीजें, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ अर्ज, अ नीड एंड एस्पिरेशन टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर, you know, more and more things, luxurious actually lifestyle, and whatever you get, it's less for you and you need to occupy. You feel like you have an urge, okay, a craving to occupy more and more. So this is called maya. Okay, है ना. तो like worldly attachments, है ना. तो ये सब माया को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको भगवान से मिलना है. तो ये यू नो, टू अटेन सैल्वेशन, मोक्ष जो है, स्वर्ग आपको जाना है, तो आपको ये सब करना है, ऑल दिस. So he didn't believe in that, in this philosophy, quote unquote. Anyway, so believe that, हाँ, तो जो अपना salvation है, जो हमें जो मतलब actually में, you know, we need to go to divine, we need to get our salvation, मोक्ष. तो हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा वो मानते थे. Staunchly against child marriage के against थे. ठीक है, and he is problematic institution of child marriage की वजह से उन्होंने sarcastic use से बोलते हैं ना. The Gen Zs are so much into making sarcastic comments. So you people might be already knowing कि, you know, how it is, like children of children, child marriage की वजह से उन्होंने बोला children of children. Hindus are children of children. So, you know, criticizing this child marriage वाला institution, he said that. And now I will be telling about some figures before I end this lecture. I won't keep it so long, so that you people don't get flooded with the information and won't be able to recall it in your mind. So yeah, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे. He's also an important figure, and this, you know, has, I think if I remember correctly, questions from his whatever works and his role came in exams. So please read it nicely. Was a principal at a संस्कृत कॉलेज. ठीक है, संस्कृत कॉलेज में वो प्रिंसिपल. उन्होंने वेस्टर्न थॉट जो है वो सांस्कृतिक लर्निंग में इंट्रोड्यूस करा, जिससे लोग मतलब बिल्कुल ही संस्कृत लर्निंग से खुद को आइसोलेट ना करें. ओके, 35 स्कूल्स उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पर, उनका काफी काम है, काफी उन्होंने प्रमोट करा है विमेन एजुकेशन को. ऑलराइट, तो 35 स्कूल्स उन्होंने अपने एक्सपेंस पे खोले गर्ल्स के.
ठीक है, he was a pioneer to women education, he was a secretary at Bethune School. He staunchly supported the widow remarriage and due to his efforts, हाँ ये तो बहुत important है कि जो इनके ही efforts की वजह से जो widow remarriage act है वो पास हुआ था, कब 1856 में हुआ था. उससे पहले जो है widows were not legally allowed to get remarried. Okay, so इनके ही efforts की वजह से it was made possible that the widow remarriage act was passed and the widows were legally allowed to get married again. बाकी ही reformed Bengali typography and reconstructed Bengali alphabets, तो ये भी इन्होंने किया, बट ये थोड़ा सा lesser information मैं कहूंगी कि इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा. चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के अगेंस्ट इन्होंने भी वर्क किया है, बट इनका जो मेजर आपको मतलब ये अचीवमेंट आपको इनका बहुत अच्छे से याद रखना है कि विडो रीमैरिज एक्ट की वजह से पास हुआ था और कब हुआ था. ठीक है. And yes, he received the title of Vidyasagar, which means ocean of knowledge, from the Sanskrit school, Sanskrit College of Calcutta. He graduated from there. तो ये जो टाइटल है विद्या सागर, विद्या मींस नॉलेज एंड सागर इज ओशन, ओशन ऑफ नॉलेज. तो ये जो टाइटल है इनको संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से दिया गया था, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड. सो वन आई मीन टू मोर पीपल आई विल डिस्कस. गोपाल हरि देशमुख इज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी. ठीक है, लोकहितवादी, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. He also promoted rationalism and was against Hindu orthodoxy. ठीक है, ये सब जो norms हैं, customs हैं, प्रथाएं हैं, जो age old values है ना, so ये सब के against थे वो, है ना. और like जो भी है equality, was a staunch believer of equality, like हाँ we need to be equal, class based, caste based, कोई discrimination नहीं होना चाहिए, है ना, religion based कोई discrimination नहीं होना चाहिए. तो ये कंपोज आर्टिकल्स ऑन सोशल चेंज, इसी तरीके की उन्होंने इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करते हुए, इन्हीं सब सोशल इवल्स के अगेंस्ट बोलते हुए उन्होंने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे हैं, कंपोज किए, जिसमें जिन्होंने पब्लिश भी करा एक वीकली पेपर प्रभाकर में विद द पेन नेम लोकहित. दैट इज हाउ ही गॉट हिज लास्ट नेम. I mean, this name was attached to him, was also known as this name because he published his articles in the newspaper. Which newspaper? Prabhakar. Remember this. And with the pen name Lokhitvara. Now the last part for this lecture will be talking about Bal Shastri Jambedkar. Okay, he is known as a father of Marathi journalism. Okay, so he was a journalist and he actually reformed the entire, he was the reason why journalism in in Marathi language actually started. Okay, so he was called the father of Marathi journalism. You should remember this. Okay, because of his efforts, starting journalism in Marathi language was promoted and started and it flourished. उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा, दर्पण. प्लीज याद रखिएगा इसको, उसका नाम. इन विच ही डिस्कस इश्यूज ऑफ विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज पे इन्होंने जो इश्यूज हैं उसको इन्होंने डिस्कस किया. फाउंडेड द बॉम्बे, हाँ ये तीनों इसमें तीन है. बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, ठीक है, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी ऑफ विच स्टूडेंट, ठीक है, मतलब नेटिव, अच्छा ठीक है, इसका ही ऑफशूट. फाइन, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी ही फाउंडेड, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी he founded, और उसी के जो ऑफशूट थे वो थे स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, उसका ऑफशूट था इसका नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी. तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, where people can get introduced to scientific ideas, where they can actually rationally, because scientific ideas and reading gives you an intellectual fervor, it gives you I say it gives you a possibility and arena, a possibility basically that things can be criticized, things can be questioned. So that has to be given through giving a specific space to people. So such libraries, such societies. Okay, so these were all the places where people develop such reformist ideas. Okay, so ये मैंने बता दिया है. पब्लिश फर्स्ट मराठी मंथली दिग्दर्पण कब करा था? 1840 में. प्लीज ये याद रखिए, फर्स्ट मराठी मंथली किसने करी थी? बाल शास्त्री जंबेडकर ने करी थी. फर्स्ट मराठी मंथली, उसका नाम था दिग्दर्पण, और कब? 1840 में. ओके, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो द फर्स्ट इंडियन जिसके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो एशियाटिक सोसाइटी की जो जर्नल है उसमें पब्लिश किए गए थे. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिंट Dhyaneshwari, okay, Dhyaneshwari, sorry, Dhyaneshwari,
and it's a commentary on Bhagavad Gita. ठीक है, तो कब करा था इन्होंने इसको प्रिंट कराया था? It is the first, it is I think only or first printed version 1845 में. Okay, so I think this is not a much important information, but yeah, all the other points about Valshasi, in fact, is I think if I'm not wrong, last year या और last year का जो पेपर था, last year तो actually DUET था, लेकिन किसी एक पेपर में मैंने ये क्वेश्चन बालशास्त्री जम्बेडकर के ऊपर I saw, okay, or that you know, about this Marathi journalism, I guess, or some newspaper was given and it was asked that who is the founder of this newspaper. Okay, so anyway, so Balshastri Jambedkar is an important figure when it comes to reform movements. तो इन सब के बारे में मैंने अभी आपको जो जो बताया है, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, और you know, we'll probably complete this topic in our next class, next lecture. And I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. काफी इजी तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है इन नोट्स में. इस पे आप एक्सेस ले सकते हैं इसका, और फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो you can ask me in the next class. I'll also conduct a doubt class, तो वो तो होती रहेगी. बाकी this lecture will be made available to all the people. It will be free and I hope it really helps you all. इसके अलावा किसी को अगर अभी भी ज्वाइन करना है हमारा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा. आई थिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, है ना, where you can actually join that, and you know there are so many things that happen there also. And in order to enroll in the batch, you can of course contact with the contact number that is always given below. So anyway, so this was about today. Thank you so much. I hope this will really help. Good luck.